सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से एक युवक रामगोपाल मिश्रा की डेथ हो जाती है। फरियादें की जाने लगती हैं कि क्या हम एक भी इवेंट अपना शांति से नहीं मना सकते। इतनी जल्दी है इनको टीआरपी बटोरने की कि ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। ये तालिबानी तरीके से मारा गया है। उसी समय कहीं से एक गोली चलती है, रामगोपाल मिश्रा वहीं पर गिर जाता है। वहाँ इसकी जांच सीआईडी से कम से कम कराई जानी चाहिए। इससे पहले भी ऐसे दंगे हो चुके हैं, फिर भी हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो गलती पकड़ने के लिए एक जांच हमारे भीतर होनी चाहिए, एक मंथन हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपके सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ। तो खबर आती है कि मां दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से एक युवक रामगोपाल मिश्रा की डेथ हो जाती है। इसका रीज़न बताया जाता है कि स्टोन पेल्टिंग की जा रही थी उस यात्रा पर, मां दुर्गा की प्रतिमा पर पथराव किया जा रहा था। और इसके तुरंत बाद ही एक हुजूम उमड़ आता है ट्विटर पे, एक्स पर, जिसमें तरह तरह के फरियादें की जाने लगती हैं कि क्या हम एक भी इवेंट अपना शांति से नहीं मना सकते। और कुछ लोगों की जो ऑल टाइम एक ही रोना है कि जागो हिंदू जागो, तो इनका अपना एक पूरा हैंडल चलने लगता है। फिर कुछ वीडियो सामने आते हैं जिसमें कि ये देखा जा सकता है कि मस्जिद के सामने से जब यात्रा जा रही थी तो गंदे गाने बजाए जा रहे थे और कुछ इसी तरीके के डीजे के विवाद से ही शुरू हुआ था वहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा, जिसमें फिर बाद में रामगोपाल मिश्रा की डेथ हो जाती है। पर डेथ से पहले रामगोपाल मिश्रा को एक वीडियो में देखा जाता है जिसमें वो अब्दुल हमीद नामक व्यक्ति के घर पे चढ़कर उसका हरा झंडा नीचे करके अपना नारंगी झंडा लहरा रहे थे। इसके बाद उनका एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वो मृतक पाए जाते हैं। उनको कुछ लोग वहीं सीढ़ी से नीचे लेके आ रहे थे। इतना सामने आने के बाद जरा मीडिया की बात सुनिए। दिखाना, लेकिन आप सोचिए, अंदाजा मारकर ऐसे घसीट कर ले जाया जा रहा है सीढ़ियों से। हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। इन्होंने जिस क्लिप को लेके आपसे कहा कि उसको मारने के बाद उसको देखिए कैसे घसीटा जा रहा है, मतलब इतनी जल्दी है इनको टीआरपी बटोरने की कि ये कुछ का कुछ बोल रहे हैं। कौन घसीट रहा है, जरा इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो क्या ये इनको घसीटे जाने की तस्वीर है? बाद में ये खुद बोलते हैं कि नहीं, ये रेस्क्यूअर्स हैं और ये जब रेस्क्यू कर रहे थे तो मुस्लिम वर्ग की तरफ से पथराव किया जा रहा था इन पर। आपने खुद ही वीडियो में देखा कि नीचे कितना बड़ा हुजूम उमड़ आया है किसी के घर के सामने। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस घर से पथराव किए जा रहे थे, पर पथराव का कोई ऐसा खास वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा देकर कई मीडिया ये स्टार्ट कर देते हैं कि ये तालिबानी तरीके से मारा गया है, ये टॉर्चर किया गया है बॉडी को, जबकि प्रशासन का साफ तरीके से ये कहना है कि ये गोली से मरा है, छर्रों से मरा है। कुछ भी इस तरीके की अफवाह जो फैलाई जा रही है वो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने के लिए फैलाई जा रही है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि जिस समय रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की छत पे अब झंडा वहाँ से हटाने के बाद जो नीचे गिरा हुआ हरा झंडा था उसको उठा के कुछ कर रहा था, और उसी समय कहीं से एक गोली चलती है, कहीं से एक गोली की आवाज़ आती है और रामगोपाल मिश्रा वहीं पर गिर जाता है। तुरंत मौत होती है या नहीं होती है, बाद में होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरा ही एक इतने सीरियस मैटर में एक बहुत बड़ी जांच का विषय बनता है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग, रियल रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है ऐसी घटनाओं की। पर टीआरपी के चक्कर में कुछ से कुछ बोलते चले जाना, इमोशंस के साथ खेलना लोगों के, ये बहुत ही आसान भी होता है इस पल में। खैर, इसी बीच मृतक के परिवार से मुख्यमंत्री जी मिलते हैं और आश्वासन देते हैं, पर मृतक का भाई मुख्यमंत्री जी से वो न्याय नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है एनकाउंटर। अब शायद एनकाउंटर ही न्याय का रूप ले चुका है। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? ये क्या रूल ऑफ लॉ है? इस पर मंथन करना हमारा बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि आज एक आम आदमी की डिमांड क्या हो गई है, दैट इज़ एनकाउंटर। खैर, उसी में जो बंदे, जो नामजद थे, जिनको ये कहा गया था कि इन्होंने गोली मारी है, वो अब्दुल हमीद के ही घर के थे, उनको पकड़ लिया जाता है बहराइच, जो कि नेपाल बॉर्डर भी है, तो नेपाल बॉर्डर के करीब भी उनको पकड़ लिया जाता है। और पुलिस की कस्टडी में आपने वीडियो भी देखा होगा कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है। तो ये क्या जो फाइनल जजमेंट होगा, क्या इस बेसिस पे दिया जा सकता है कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज है, उसने एडमिट कर लिया है कि उसने गलत किया है? तो पुलिस कस्टडी में किया गया एडमिशन, जो भी एक्यूज एडमिट करता है पुलिस कस्टडी में, वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एज एविडेंस कोर्ट में नहीं स्वीकार होता है। जब जुडिशियल कस्टडी में जाएगा
तो कोई जुडिशियल ऑफिसर के सामने जब कुछ एडमिट करेगा एक्यूज्ड, उसको एज एन एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत लिया जा सकता है, जिस एविडेंस पे बेस करके एक जजमेंट दे सकता है कोर्ट। दिस इज़ व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ। तो खैर इसी के बाद जो फॉर्मर डीजीपी हैं, डीजीपी सुलखान सिंह, इनसे आज तक इंटरव्यू करता है और इनसे पूछता है कि एनकाउंटर पे जो क्वेश्चन किया जा रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है। और इस पूरे बहराइच मुद्दे पे एक तरीके से उनका इंटरव्यू आता है और वो उनका ये कहना है कि जब एनकाउंटर पे लगातार सवाल उठने लगे हैं तो फिर ये पुलिस की विश्वसनीयता का विषय बन जाता है और इसकी जांच निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए। अब क्योंकि इसमें पुलिस भी एक पार्टी बन चुकी है, खासतौर से बहराइच मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला कि प्रशासन की चूक रही है इसमें, इसलिए प्रशासन भी अब इसका इस केस में एक पार्टी बन चुका है और इसलिए अब वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता, जांच सीआईडी द्वारा कराई जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इनको थोड़ा सा और सुनिए। वहाँ इसकी जांच सीआईडी से कम कराई जानी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरे दंगे में इसकी निष्पक्ष जांच हो, इसलिए भी ज़रूरी है कि इसकी जांच और जो अभियोग हैं उनकी जांच भी सीआईडी से कराई जाए कि इस मामले में बहुत गंभीर ये आरोप लग रहे हैं पुलिस पर। और आप लंबे समय से पुलिसिंग को देखते रहे हैं और ऐसे जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं वो कैसे दंगे में तब्दील हो जाते हैं, पुलिस कहाँ पे चूक हो गई, क्या देख रहे हैं? पुलिस को इतना ज़्यादा पुलिस दबाव में है इस समय कि वो निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मैंने एक दिन पहले बताया था कि तमाम जगह कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ किया, आगजनी किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन सब केसों में। अभी अखबार में मैंने पढ़ा कल परसों कौशाम्बी में इसी तरह से जुलूस निकाल रहे थे लोग और उसमें मुसलमानों के घरों पे रंग वगैरह डाला, उसका वीडियो कोई बना रहा था मुसलमान लड़का, उसका मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने, उस पर झगड़ा हो गया, पुलिस ने कुछ कार्रवाई थोड़ा जो भी किया हो उसमें इंस्पेक्टर और पुलिस का चौकी इंचार्ज सस्पेंड हो गया। तो अगर कोई भी पुलिस कार्रवाई करती है तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं कार्रवाई करती है तो बहराइच जैसे कांड हो जाएंगे। तो पुलिस क्या करे क्या ना करे, ये बड़ा एक अजीब सा माहौल हो गया है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो सच अभी भी सामने आना बाकी है। ये जो भी हमारे सामने आ रहा है ये हमारे परसेप्शंस क्रिएट कर सकता है, किसी एक कम्युनिटी के हमें खिलाफ कर सकता है। तो इस सच की जांच होना बड़ी ज़रूरी है। पर वही बात है, जैसा कि डीजीपी ने कहा कि एक निष्पक्ष जांच ज़रूरी है, पर बहुत कुछ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से जो भीड़ होती है, भीड़ का देखिए कोई रिलीजन नहीं होता। अगर रिलीजन होता तो इस तरीके के गाने नहीं बजते। खैर ये जो जांच है, ये जांच एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है या फिर एक मीडिया की, एक सच सामने लाना जनता के, ये मीडिया की भी ड्यूटी है। तो जो मीडिया, खैर आज गोदी मीडिया भी बहुत फेमस हो रही है अपने एजेंडे के लिए, बट कुछ ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं जो आपके सामने रियलिटी को लाना चाहते हैं। जैसे कि आज तक के ही रामबरन चौधरी जी, ये वहाँ पर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इन पर खुद हमला किया जाता है उस भीड़ द्वारा जो भीड़ आगजनी और बाकी इस तरीके की हिंसक घटनाओं में शामिल थे। तो ये तो रही एक बहराइच की बात, एक जगह की बात, एक समय की बात। इससे पहले भी ऐसे दंगे हो चुके हैं, ऐसी कई मूवीज़ आप देख चुके हैं कि किस तरीके से दंगे होते हैं, कहाँ होते हैं, कब होते हैं, टाइमिंग भी आपको पता है कब कराए जाते हैं। नाना पाटेकर की थी जिसमें मुस्तफ़ा बने, फिर भी हम कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो जांच एक जो वहाँ चल रही है, जो बहराइच की होगी, वो तो बहराइच के साथ साथ समय के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, पर एक जांच जो खुद हमें करनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समय के साथ नहीं ख़त्म होगी और वो शायद जब हम करें तो हम औरों में भी बांटें, तो वो हमारे साथ भी नहीं ख़त्म होगी। तो ऐसी ही कुछ जांच के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये जांच इसी तरीके के माहौल से रिलेटेड है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ये सब हुआ तो किसकी गलती। वो गलती पकड़ने के लिए एक जांच हमारे भीतर होनी चाहिए, एक मंथन हमारे अंदर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक आपके सामने कहानी पेश करना चाहता हूँ। तो ये कहानी है एक 21 साल के युवक की जिसका नाम पिंटू है। पिंटू अपनी 21वीं लगते ही कुछ इस तरीके से बेताब होता है शादी के लिए कि घर वालों को मजबूरन उसकी शादी करानी पड़ती है। उसकी शादी कराई जाती है किसी बाहरी शहर की लड़की से, मतलब जहाँ पर पिंटू रहता था वहाँ से किसी दूसरे शहर की लड़की से। बतौर रस्म लड़की शादी के कुछ दिन बाद अपने मायके जाती है और उसके 1 महीने बाद पिंटू को अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए अपने ससुराल जाना होता है। तो पिंटू बड़ा सुबह से तैयार होकर, अपना भोला भाला पिंटू बड़े उत्साह बड़ी उमंग के साथ बस में सवार होता है। बस कुछ आगे बढ़ती है और वहाँ पर कुछ एक
आकर्षित लोगों का झुंड उस बस में सवार होता है और उस आकर्षित लोगों के झुंड के बीच में एक केंद्र बिंदु था जिसका नाम था चिंटू। ये आकर्षण उनकी उस चर्चा से झलक रहा था जिससे लगता हो कि ये बड़े सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक बुद्धिजीवियों का समूह जो है वो चढ़ा है और अपने चरण कमलों से इन्होंने उस बस को पावन कर दिया हो। पर ये समूह उस कहावत पर बिल्कुल सत्य बैठता था जो कही गई है कि हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। पर अपना भोला और नादान पिंटू, ज़माने के इरादों से अनजान, क्या समझता इन सब बातों को, और चिंटू जैसे लुभावने व्यक्तित्व से प्रेरित होकर वो भी उस रंगारंग कार्यक्रम में शामिल हो गया जहाँ पर सोशल इश्यूज़ को नारंगी और हरे रंग में बांट दिया गया था। सफ़ेद का कोई नामो निशान नहीं था और वहाँ नीला वही था जो वहाँ पर उड़ रहे रंगों को और घना कर देता। आखिर उस रंगमंच का रंग आया कहाँ से था? क्या उस आह से जो किसी स्कूल जाती हुई उम्र के लड़के को ठेला लगाता देखकर निकली हो, या किसी काबिल युवक की बेरोजगारी को देख के जो कि करप्शन का शिकार हुआ, या किसी महिला को देख जो कि किसी कुरीति का शिकार हुई हो? इनमें से कुछ भी नहीं। और ना ही ये वो रंगमंच था जो किसी रिफॉर्म की बात कर रहा हो, जो किसी मुद्दे पर किसी तर्क संगत समाधान की बात कर रहा हो। ये तो विश्व का वो रंगमंच था जो कि वो चिंटू जैसे लोगों के भीतर पनपती नफरत से रंगा हुआ था। इसलिए चमक तो रहा था पर सोना नहीं था। यहाँ चिंटू मुद्दे तो बड़े बड़े उठा रहा था पर घूम फिर कर एक विशेष वर्ग के ऊपर आके अटक जाता था, शायद इसलिए कि इससे उसके नफरत की आग को ठंडक पहुंचती थी और यही उसका उद्देश्य था। पर उस माहौल में वही एक रंग था और इस रंग और हुड़दंग ने पिंटू के भोलेपन को ऐसा शिकार किया कि अब पिंटू भी उस रंग को और घना करने में लग गया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चालाक चिंटू ने अपने उस झुंड में एक और भोले पिंटू को शामिल करने की पहल शुरू करी। पिंटू कुछ भी बोलता, चिंटू और उसके हुड़दंगी साथी वाहवाही के पुल बांध देते कि वाह भाई पिंटू, तुम ही एक देशभक्त हो, वाह यू आर द नेशनलिस्ट, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का तो मैं कायल हो गया हूँ। वहीं किसी ने बोल दिया धीरे से कि तुम तो नेता बन सकते हो। पिंटू और बुरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया उस माहौल में। आगे जाके बस रुकती है। ये वही स्टेशन था जहां पर पिंटू को उतरना था। कंडक्टर भी दूसरी तरफ से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। पिंटू उतरता है, कंडक्टर के बगल से निकलता है और सामने स्नैक्स की दुकान पर जाकर कुछ स्नैक्स और चाय ऑर्डर करता है। इस पूरे अंतराल में जब पिंटू बस से उतर के कंडक्टर तक गया, कंडक्टर के बगल से शॉप तक गया, उसके जहन में, उसके दिमाग में सिर्फ वही दृश्य बना हुआ था जो बस के भीतर चल रहा था। पिंटू सिर्फ यही सोच रहा था इस पूरे अंतराल कि ऐसा अब मैं क्या बोलूं कि आज उस मंच को जीत लूं। उस वाहवाही का शोरगुल पिंटू के कानों में ऐसा गूंज रहा था कि क्या ही औकात थी कंडक्टर की और उस फ़ोन की जो पिंटू की जेब में बज रहा था। ना तो कंडक्टर की आवाज़, ना उस फ़ोन की रिंग पिंटू के कानों में जूं तक नहीं रेंग सकता था। उस वाहवाही के शोरगुल के अलावा पिंटू के कानों में और कुछ भी इस समय नहीं पहुंच पा रहा था। पिंटू अपनी चाय और स्नैक्स कब ख़त्म करके कब अंदर आता है उसको कुछ भी नहीं पता चलता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही है कि वो क्या अब बोलेगा। और फिर से एक बार पिंटू बस में चढ़ता है और उस रंगमंच का हिस्सा बन जाता है। बस उसके गंतव्य स्थान से, उस बस स्टैंड से जहाँ उसे उतरना था, वहाँ से आगे बढ़ जाती है। पिंटू उस रंग, उस हुड़दंग में पूरी तरह शामिल हो जाता है, पूरी तरह विलीन हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा दूरी पर जाकर बस का एक्सीडेंट हो जाता है और एक पैसेंजर की डेथ हो जाती है। वो था अपना पिंटू। तो आखिर इस स्टोरी में, इस ट्रेजेडी का जिम्मेदार आप किसको बोलेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि पिंटू की वो इग्नोरेंस जिसकी वजह से वो सही और गलत के बीच में फ़र्क नहीं कर पाया,
आखिर उसको भी एक कम्युनिटी मिलने लगी थी, उसको भी एक साथ मिलने लगा था, उसकी अपनी एक कम्युनिटी बनने लगी थी जहाँ उसको शायद वो इम्पोर्टेंस मिल रही थी जिसका उसको बहुत अरसे से इंतज़ार था। उसको भी लगता था शायद लोग उसको जाने, उसको पहचाने, इसलिए उसके लिए वजह कोई मैटर नहीं करती थी और शायद उसको लग रहा था कि मेरा एक सोशल स्टेटस बन रहा है और इसलिए वो अपना मकसद कहीं भुला बैठा था। तो कहीं हम भी अपनी इग्नोरेंस में ऐसे कि किसी चिंटू का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये चिंटू हर तरफ पाए जाते हैं। ये चिंटू, इनका कोई धर्म कोई जात नहीं है, सिर्फ एक धर्म एक जात है, नफ़रत। ये तो बस कभी हिंदू के रूप में तो कभी मुसलमान के रूप में डिस्गाइज करते हैं, सिर्फ उनका भेष धारण करते हैं। इनको शायद जीने का हुनर नहीं आता, खुद में खुश रहने का हुनर नहीं आता, इसलिए सबके अंदर जब नफ़रत देखते हैं तभी शायद खुश होते हैं। ये आपको अपनी नफ़रत में शामिल करते हैं किसी दूसरे की नफ़रत दिखा के। अल्टीमेटली ये अपना ही एजेंडा पूरा करते हैं, क्योंकि इनका धर्म और जात जो नफ़रत है वो फैल रहा है। चाहे ये पड़ोसी के नफ़रत को दिखा के आपके अंदर नफ़रत पैदा करें, क्योंकि ये दोनों ही तरफ भले ये आपके सगे बन रहे हों, बट इनके लिए इनकी नफ़रत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके हिसाब से वो नफ़रत फैलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे इनका ही भला हो रहा है। आज कोई कांड हुआ है, इस कांड को दिखा के भोले बच्चों को कभी आतंकवादी बना दिया जाएगा। वो भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसका सिर्फ एक धर्म होगा, एक जात होगी, नफ़रत। ऐसे चिंटुओं से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये आपको जब दिख रहा है कि ये कोई सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई तर्कसंगत सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, इनका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होते हैं जो नफ़रत से भरे होते हैं, तो इनसे भी नफ़रत नहीं करनी है, इनको भी हंस के जाने देना है, मुस्कुरा के इनसे दूर हट जाएं। ये जब नफ़रत को मरता देखेंगे ना, जब नफ़रत को सांस नहीं मिलेगी ना, तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे, ये अपने आप ख़त्म होने लगेंगे। ये कभी आपको आपके मोहल्ले में मिलेंगे, ये कभी आपको आपके वर्किंग प्लेस में मिलेंगे, कभी सोशल मीडिया में तो भरे पड़े हैं, और कभी मुख्य मीडिया, मेन मीडिया में मिलेंगे। इनको देख के एक शेर याद आता है कि हर बात में डाले है हिंदू मुस्लिम की बात, खूब जाने हैं अल्हड़ गोरी, नफ़रत है एक अलग ज़ात। ये जानते हैं कि ये नफ़रती है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का भेष धारण कर रही है, कभी किसी का कभी किसी का, ना कि सिर्फ हमेशा हिंदू मुस्लिम का ही होता है, फिर भी ये उसको बढ़ावा देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे चिंटुओं को पहचानिए, इनसे खुद भी बचिए, अपने परिवार को भी बचाइए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपनी इग्नोरेंस को ख़त्म करिए। एजुकेशन तो हमने पा ली, आज डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन आज भी हमारा दिमाग बेलगाम है, क्योंकि शायद हमने एजुकेशन को पैसे बनाने तक का रास्ता बनाकर छोड़ दिया है। इस बेलगाम दिमाग को कोई और लगाम लगाए, इससे पहले अगर हम अपने दिमाग पर खुद ही कंट्रोल पा लें तो क्या बेहतर नहीं होगा? मंथन आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मंथन के बिना साझा मंथन अधूरा है। और लास्ट में मैं वायरल हो रही कुछ पिक्स के साथ आपको एक बड़ी अच्छी नज़्म के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। आपसे इजाज़त लूँगा, धन्यवाद। नज़्म है एक पैगाम आपके नाम। हिंदू मुस्लिम भेद मिटा, सबसे अपनी यारी रख, चाहे अपनी जान गंवा, आन वतन की प्यारी रख, दुश्मन से भी यारी रख, ऐसी भी दिलदारी रख, मायूसी से मत घबरा, कोशिश अपनी जारी रख, खोटे सिक्के मत अपना, आँखों में बेदारी रख, ठोक बजाकर सबको दे, इतनी तो होशियारी रख, तेरे काम ये आएंगी बातें, ध्यान में इनको सारी रख, दूर सफ़र पर जाना है, चलने की तैयारी रख।